प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, जीडी कन्या महाविद्यालय अलवर, आज आपकी क्लास यानी स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम छायावाद के ऊपर विचार करेंगे। छायावाद के प्रथम पक्ष यानी पिछले व्याख्यान में हमने छायावाद के प्रारंभ, स्वरूप, परिभाषा इत्यादि के ऊपर विचार कर लिया था। अब उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए हम छायावादी प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे कि कौन सी वो प्रवृत्तियां हैं जो छायावाद को अपने से पूर्व के द्वितीय युग के साहित्य से या काव्य से अलग करती हैं। तो उन प्रवृत्तियों पर विचार करने के लिए हम सबसे प्रथम देखते हैं कि भाव पक्ष से संबंधित प्रवृत्तियों पर विचार कर रहे हैं। भाव पक्ष से संबंधित प्रवृत्तियों के अंतर्गत पहली आती है वैयक्तिकता। पूरे छायावादी काव्य में वैयक्तिकता का यानी व्यक्ति भाव का प्राधान्य है। छायावादी कवि की वृत्तियां अंतर्मुखी होने के कारण वह अपने ही सुख दुख, हर्ष, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति में लगा रहता है। समष्टि की ओर उसकी दृष्टि प्रायः कम ही जाती है। अपने समग्र वस्तु जगत को वह अपनी ही भावनाओं में रंग कर देखता है, जिसे दूसरे शब्दों में आत्मनिष्ठ अथवा अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी कहा गया है। इस व्यक्तिवाद के दो रूप प्रमुखतः उभर कर सामने आते हैं। विषय पर विषयी की मनसा का आरोप तथा दूसरा है समष्टि से निरपेक्ष होकर व्यष्टि में ही लीन रहना। तो इसको हम मैं शैली या से भी जान सकते हैं। ये कवि आत्मीय निजी अभिव्यक्ति को ही काव्य का माध्यम बनाते हैं। ये कवि पूरी तरह से निर्वैयक्तिकता के चोले से मुक्त हो गए हैं। लेकिन एक फ़र्क हम यहाँ देखते हैं कि ये भक्ति काल के भक्तों के आत्मनिवेदन से भिन्न वस्तु है। जैसे रीति काल में राधा कृष्ण को लेकर के प्रेमानुभव की अभिव्यक्ति की गई, नैतिकता का आवरण उस पर डाल दिया गया, तो उससे पूरी तरह से ये भिन्न है इनकी अभिव्यक्ति। सरोज स्मृति में निजी अनुभूति की स्पष्टता और साहस का परिचय देते हुए निराला ने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। जब वो कहते हैं ये कान्यकुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्थर में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। वहीं महादेवी ने अपने गीतों में वैयक्तिक पीड़ा की अभिव्यंजना की सामंती रूढ़िग्रस्त पुरुष प्रधान समाज में एक चुनौती सी दे डाली। हम बहुत आसानी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक स्त्री होने के नाते पुरुष प्रधान समाज में ये उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। द्वितीय युग की तीव्रतात्मक और वस्तुगत कविता के सामने इन कवियों में जो प्रतिक्रिया थी यानी छायावादी कविता की जो प्रतिक्रिया है वह भावात्मक और आत्मगत हो गई। जहाँ द्वितीय युग का कवि बहिर्मुख होकर कविता लिखता था, छायावादी कवि उसी की प्रतिक्रिया में आत्मलीन हो गया। उसका यह व्यक्तिभाव हम प्रसाद में आनंदवाद, निराला में अद्वैतवाद, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्षरति के रूप में देखते हैं। इसके पश्चात दूसरी जो प्रवृत्ति है वो है सौंदर्य भावना। सौंदर्य भी इन कवियों के लिए भिन्न अनुभूति रखता है। सौंदर्य के दो प्रकार हम सामान्यतः मान सकते हैं, बाह्य सौंदर्य और अंतः सौंदर्य या अतीन्द्रिय सौंदर्य। छायावादी कवि मूलतः अतीन्द्रिय सौंदर्य के उपासक रहे हैं। उनकी वृत्तियां बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में विशेष रूप से रमी हैं। प्रकृति के कण कण में अलौकिक सौंदर्य की झांकी देखकर वे अभिभूत हो जाते हैं। सौंदर्योपासक छायावादी कवि ने नारी सौंदर्य को प्रकृति के नाना रंगों का आवरण पहनाकर व्यक्त किया। उन्होंने विश्व के कोलाहल से दूर प्रकृति की रंगशाला में प्रवेश करके शतशः हृदय स्पर्शी सौंदर्य चित्र अंकित किए।
प्रसाद द्वारा कामायनी में श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय कहा जा सकता है। उन पंक्तियों को हम देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। हम देख सकते हैं कि यह सौंदर्य पूरी तरह से अतीन्द्रिय सौंदर्य है और प्रकृति के और स्त्री के उदात्त और सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसी प्रकार अब हम तीसरी प्रवृत्ति यानी श्रृंगार भावना की ओर अग्रसर होते हैं। छायावादी काव्य यूं तो श्रृंगार की प्रचुरता उसमें देखने को मिलती ही है, किंतु यह श्रृंगार उनकी सौंदर्य भावना के अनुरूप ही यह श्रृंगार स्थूल अथवा इंद्रिय न होकर अतीन्द्रिय है। इस श्रृंगार वर्णन के भी हम दो रूप देखते हैं, प्रकृति पर नारी भाव का आरोप और नारी का अतीन्द्रिय सौंदर्य चित्रण। इस प्रकार छायावाद का श्रृंगार भी उपभोग और वासना की वस्तु नहीं, वरन कौतूहल विस्मय का विषय है। उसकी अभिव्यंजना में स्थूलता एवं स्पष्टता नहीं है, बल्कि कल्पना है, सूक्ष्मता है और उसी कारण से थोड़ी जटिलता और अस्पष्टता भी है। प्रकृति पर नारी भाव के आरोप का सौंदर्य इन पंक्तियों में देखिए तो कितने मनमोहक ढंग से उद्घाटित हो रहा है। जब प्रसाद कहते हैं, नेत्र निमीलित करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई, बार बार जाती सोने। इसी प्रकार नारी के अतीन्द्रिय सौंदर्य के लिए प्रायः वे इन पंक्तियों को भी प्रसाद की उद्धृत किया जाता है। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और श्रृंगार भावना में हम पाते हैं कि प्रसाद की पंक्तियाँ ही अपने आप में श्रेष्ठ लगती हैं। छायावादी कवि आत्मविकास के बारे में भी अधिक स्पष्ट नहीं हैं। वे अपने असीम अज्ञात विराट को ही प्रियतम के रूप में देखते हैं और अभिव्यक्ति करते हैं। हाँ, उस पर वो थोड़ा कभी कभी अज्ञात का आवरण अवश्य डालते हैं। जब प्रसाद कहते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। इस प्रकार सौंदर्य भावना, श्रृंगार भावना के पश्चात प्रकृति प्रेम, ये एक बहुत ही विशिष्ट छायावादी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि प्रकृति के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है वो पूर्ववर्ती कवियों से नितांत भिन्न है। सभी छायावादी कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण विशेष आग्रह के साथ किया है। इस काव्य में स्वतंत्र और एकांतिक प्रकृति चित्रण के दृष्टांत यूं तो कम ही मिलते हैं, फिर भी पंत में प्रकृति के रम्य, आह्लादकारी और स्निग्ध शब्द चित्रों का अभाव नहीं है। उनका पर्वत प्रदेश में पावस का यह ध्वनि दृश्य चित्र देखते ही बनता है, जब वो कहते हैं, पपीहों की वह पीन पुकार, निर्झरों का भारी झरझर, झींगुरों की झीनी झंकार, घनों की गुरु गंभीर गहर, बिंदुओं की छनती छनकार, दादुरों के वे दिहुरे स्वर, हृदय हरते थे विविध प्रकार, शैल पावस के प्रश्नोत्तर। इससे पूर्व उपेक्षित प्रकृति को छायावादी कवियों ने बहुत ही सम्मान भाव के साथ देखा, स्वतंत्र चित्र भी प्रस्तुत किए और प्रकृति के विराट रूप के दर्शन भी किए। प्रसाद ने देखिए समुद्र वर्णन में प्रकृति के रौद्र रूप का भी चित्रण किया है। जब प्रसाद जी कहते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। अब इसके पश्चात हम अगली प्रवृत्ति के रूप में देखेंगे कि छायावादी कविता में वेदना और करुणा भाव का प्राधान्य है।
क्योंकि ये कवि कोमल हृदय हैं। हर्ष, शोक, हास्यरुदन, जन्म, मरण, विरह, मिलन आदि से उत्पन्न विषमताओं से घिरे हुए मानव जीवन को देखकर कोमल हृदय कवियों में वेदना और करुणा उमड़ पड़ती है। मानव मन की आकांक्षा और अभिलाषाओं की असफलता पर इन कवियों का हृदय करुण क्रंदन कर उठता है। छायावादी कवि सौंदर्य प्रेमी होता है, परंतु सौंदर्य की क्षणभंगुरता को देखकर उसका हृदय आकुल हो जाता है। महादेवी पीड़ा को ही बड़ा स्पृहणीय मानती हैं और कहती हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा तो मैं ढूंढूंगी पीड़ा। तो कहीं पंत काव्य की उत्पत्ति को ही वेदना से मानते हैं और कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अम्लान। इसी प्रकार प्रसाद भी विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से हृदय की इस टीस का बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हैं और कहते हैं, झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। छायावाद में दुख और विषाद का बहुत ही गहरा सांद्र चित्रण हमें देखने को मिलता है। अब हम इस काव्य की बहुत ही प्रमुख प्रवृत्ति पर बात करेंगे और वो है अदृष्ट या अज्ञात शक्ति के प्रति आकर्षण। अज्ञात शक्ति के प्रति आकर्षण। अदृष्ट और अज्ञात सत्ता के प्रति छायावादी कवियों में एक विशेष आकर्षण है। प्रकृति के प्रत्येक इंगित में उन्हें उसी सत्ता की हलचल अनुभव होती है। अदृष्ट और अज्ञात के प्रति उनमें विस्मय और जिज्ञासा भाव है। कामायनी में प्रसाद कितने सटीक शब्दों में अपनी जिज्ञासा जन्य विस्मय का चित्रण कर रहे हैं, हम देखते हैं। महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते से संधान। इसी प्रकार अपने कौतूहल और जिज्ञासा का वर्णन पंत किस प्रकार से करते हैं, ये भी देख लेते हैं। जब पंत अपनी कोमल कांत मृदुल शब्दावली में कहते हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। वही रहस्य भावना, वही जिज्ञासा, वही कौतूहल हम महादेवी के काव्य में भावमूलक रहस्यानुभूति के रूप में भी देखते हैं। वे उस अज्ञात प्रियतम को पाने के लिए आतुर हैं और स्वयं के जीवन को दीपक की तरह जलकर प्रियतम के पथ को आलोकित करने का निवेदन करती हैं और कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। इन सभी प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि छायावादी काव्य में नारी के प्रति भी पहले के कवियों की अपेक्षा एक सुंदर, स्वस्थ और संतुलित नवीन दृष्टिकोण देखने को मिलता है। नारी के प्रति छायावादी कवियों के दृष्टिकोण में निश्चित रूप से पश्चिम के रोमांटिक कवियों के स्वच्छंदतावाद का प्रभाव ही परिलक्षित होता है। उनके यहाँ नारी वासना की पूर्ति का साधन नहीं, वरन प्रेयसी, जीवन सहचरी, माँ आदि विभिन्न गरिमा में उदार, मोहक और सम्मानजनक शब्दों रूपों में अवतरित हुई है। उसका मुख्य रूप प्रेयसी का रहा है, परंतु यह प्रेयसी पार्थिव जगत की स्थूल नारी नहीं है, वरन वह तो कल्पना लोक की सुकुमारी है। कामायनी में प्रसाद द्वारा चित्रित नारी के प्रेयसी और माँ दोनों मोहक रूपों का संश्लिष्ट चित्रण स्वयं में अनुपम और अनूठा है। जब वो कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसी प्रकार प्रेयसी के स्वप्निल और भावगम्य सौंदर्य का
बहुत ही सुंदर चित्र स्वयं पंत ने अपनी कोमलकांत पदावली में भी अंकित किया है। वो कहते हैं, देखता हूँ जब पतला इंद्रधनुषी हल्का, रेशमी घूंघट बादल का खोलती है कुमुद कला, तुम्हारे मुख का ही तो ध्यान मुझे तब करता अंतर्धान, न जाने तुमसे मेरे प्राण चाहते क्या आदान। इसके पश्चात हम देखते हैं कि स्त्री के प्रति मान सम्मान और गरिमा का दृष्टिकोण होने के साथ ही न केवल स्त्री के प्रति बल्कि छायावादी कवियों के मन में और विचारों में जीवन के प्रति भी एक नवीन दृष्टिकोण हम देखते हैं। उनका यह जीवन दर्शन मानवतावादी है, उसमें भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है। छायावाद में जहाँ एक और व्यक्तिगत भावुकता है, कल्पना है, वहीं उसमें उत्कट मानव प्रेम और चरित्र की उदात्त वृत्तियों का भी समावेश है। सर्वात्मवाद छायावाद का मूल दर्शन है। समस्त चराचर जगत छायावादी कवि को मानव चेतना से स्पंदित दिखाई देता है। मानव की वासना जन्यहीन भावना को लक्ष्य करके पंत उसे फटकार लगाने से भी नहीं चूकते हैं। और वो कहते हैं, धिक रे मनुज तुम शुद्ध स्वस्थ निश्चल चुंबन अंकित कर सकते नहीं प्रया के अधरों पर, और प्रेम की पवित्रता को इन शब्दों में उद्घाटित करते हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री मुक्ति का आधार ज्ञान, सम्मान, शिक्षा, ये सब है। और उस समय पर उन परिस्थितियों में राजनीतिक आंदोलन में भागीदारी से ये उनका रास्ता और भी अधिक प्रशस्त हुआ। ऐसा इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से भी प्रकट किया। अब हम इन प्रवृत्तियों में अंतिम पर विचार कर रहे हैं, और वो जो इन कवियों पर एक तरह से दोषारोपण भी किया गया या इस काव्य की कमी को भी माना गया उसको, वो है उनका पलायनवादी प्रवृत्ति। घोर वैयक्तिकता, अखंड श्रृंगार चर्चा और स्थूल तथा यथार्थ की संपूर्ण अवहेलना ने छायावादी कवियों को घोर पलायनवादी बना दिया। संसार में उन्हें सर्वत्र सुख का अभाव दिखता है और दुख ही दुख दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि छायावाद का सौंदर्य काल्पनिक और सपनों का है जो जागते ही अंतर्धान हो जाता है। अतः छायावादी कवि सोए रहने में यानी अपनी कल्पना लोक में विचरण करने में ही त्राण पाता है। प्रसाद की निम्न पंक्तियों को उनकी पलायनवादी प्रवृत्ति के रूप में, निदर्शन के रूप में प्रायः ये पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं, जब वो कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे। उन्हें संसार में चतुर्दिक अपने हृदय और अपनी सोच के प्रतिकूल वातावरण दिखाई देता है, और वे एक ऐसे शून्य स्थान पर चले जाना चाहते हैं, ना जहाँ स्वार्थ है, ना धोखा है, ना इस प्रकार की शत्रुता या वैर भाव कहीं देखने को मिले, जहाँ उनकी मन की समस्त इच्छाएं संपूर्ण हो और प्रेम का बड़ा ही उदात्त स्वरूप उन्हें देखने को मिले। अभी तक हमने छायावाद की भावगत या भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष से संबंधित समस्त प्रवृत्तियों पर विचार कर लिया है, लेकिन छायावाद अपने आप में जो एक विशिष्टता लेकर आया है, वो भाव के अनुरूप उसको अभिव्यक्त करने के जो साधन हैं, उसमें भी हम बहुत आमूलचूल परिवर्तन देखते हैं। तो वो इस काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष या कला पक्ष है, जिसमें हमें इन प्रवृत्तियों के समान ही बहुत गहराई से और विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। मेरी समझ से उस पर विचार करने के लिए हमें एक अलग व्याख्यान की आवश्यकता होगी। तो हम उसके लिए
अपने आगामी व्याख्यान के भाग में उन सारे प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे कि इन छायावादी काव्य में हमें अभिव्यक्ति के क्षेत्र में किन नवीन जो है प्रयोग को देखने को मिलते हैं और इन्होंने किस प्रकार से छायावादी काव्य को सफलता के उच्चतम आदर्श को ये कवि छू पाए हैं। उन सब साधनों पर भी हम विचार करना आवश्यक समझते हैं। लेकिन आज के व्याख्यान में हमारी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।